हीर वहाँ से सीधा अपने कमरे में आई थी और आते ही इसने साद को कॉल मिलाना शुरू कर दी। मुसलसल रिंग जा रही थी लेकिन साद ने दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन आज हिम्मत इसने भी नहीं हारी थी। वो मुसलसल बना रुके इसे फ़ोन करती रही। बार बार कॉल जाने के बाद इस दफ़ा फ़ोन ही बंद हो गया था। इसे साद की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया था। साद ऐसा कैसे कर सकता था? वो इसकी ज़िम्मेदारी थी। वो इस तरह से इससे जान नहीं छुड़ा सकता था। यहाँ वो इसका भाई जिसे न जाने वो क्या-क्या समझता था। वो इसकी बीवी पर इतनी गंदी नज़र रखे हुए था और वो वहाँ बेफ़िक्र होकर अपने काम कर रहा था। अयाम इसके साथ इतनी फ़ज़ूल और घटिया बातें कर रहा था और वहाँ साद बिल्कुल बेफ़िक्र हो गया था। इसका अपने भाई पर ये अंधा इत्मीनान कितना गलत था, ये वो इसे बताना चाहती थी। कि जिस शख्स और जिस इंसान को साथ फ़रिश्ता बनाए बैठा है वो असल में कोई फ़रिश्ता नहीं बल्कि एक इंतहाई घटिया इंसान है, जिसकी गंदी नज़र इसी के भाई की बीवी पर है। माना कि इसका सगा भाई नहीं था लेकिन साद के मुताबिक तो अयाम इसके सगे भाइयों से बढ़कर का था। अयाम को शर्म आनी चाहिए थी इसे घटिया और गिरी हुई बात करते हुए। लेकिन शर्म तो क्या, इसके चेहरे पर यह बात करते हुए इतना इत्मीनान था जैसे वो कोई बहुत नए काम करने जा रहा हो। साथ फ़ोन उठाए या ना उठाए लेकिन इस शख्स की घटिया बातें सुनने के बाद, वो इसकी नीयत के बारे में जानने के बाद, हीर इसके घर में तो हरगिज़ नहीं रह सकती थी। साथ की तरफ से नाउम्मीद होने के बाद इसने अपनी सास को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। 2-3 दफ़ा फ़ोन करने के बाद जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो हीर ने बैठकर रोना शुरू कर दिया। इस वक्त इसे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहाँ फंस चुकी थी, कहाँ जाती? वो इस वक्त एक इसका महरम इससे इतना दूर था और जिसके भरोसे वो यहाँ पर आई, वो सास भी इसके पास नहीं थी। ये अनजान शख्स न जाने इसके साथ क्या करने वाला था। इसकी नीयत कब इस पर खराब थी, ये तो वो नहीं जानती थी। लेकिन सब जानने के बाद इसका यहाँ रहना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। जाने कब तक वहीं बैठे रोती रहती जब इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाकर देखा तो अम्मी जान का फ़ोन आ रहा था। इसने फ़ौरन ही कॉल अटेंड कर ली थी और इसका इरादा इन्हें सब कुछ बताने का था कि जिस शख्स का भरोसा करके वो इसे यहाँ छोड़ कर गई हैं वो इंसान कितना घटिया है। वो इसके बारे में कैसी गंदी सोच रखता है और वो इसे ये तक कह गया था कि अगर साथ को वापस ना आने दे तो वो क्या कर लेगी। मतलब वो पता नहीं इसके बारे में क्या-क्या सोचे हुए था। इसलिए कॉल अटेंड करते हुए ही इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो इन्हें अपने पास बुलाने के लिए कहेगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, शुक्र है आपने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती थी। मैं आपको अयाम के बारे में बताना चाहती हूँ। इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था। जब इसे दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो वो परेशान हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, साद के मामू नहीं रहे। थोड़ी देर पहले इनकी वफ़ात हो गई है। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। अम्मी जान ने रोते हुए इसे बताया था जबकि वो कुछ बोलने के काबिल ही न रही। अम्मी जान आप ठीक तो हैं ना? देखें प्लीज़ मत रोएं, मैं आपका दुःख समझ सकती हूँ। ये वक़्त आपके लिए बहुत मुश्किल है लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा। आपके लिए ही नहीं बल्कि मामू के घर वालों के लिए बहुत मुश्किल वक़्त है। अगर आप सब्र से काम नहीं लेंगी तो इन सब का क्या होगा? प्लीज़ आप हौसला रखें अम्मी की बात। रोती हुई आवाज़ इसकी आँखों में भी आँसू ले आई थी। वो तो इन्हें अपने मसले बताने जा रही थी लेकिन दूसरी तरफ वो तो अपना भाई ही खो बैठी थी। वो इन्हें कुछ भी नहीं बता सकी थी। इस हाल में अगर वो इनसे कुछ कहती तो न जाने वो क्या सोचती। यह वक़्त इन्हें दिलासा देने का था, इन्हें सहारा देने का था, इन्हें ये बताने का था कि कोई तो है इनके पास, इनके दुःख में बराबर का शरीक, और इस बात में कोई झूठ नहीं था। इसे ये जानकर सच में बहुत अफ़सोस हो रहा था कि अम्मी जान का भाई इनके पास नहीं रहा। इसका भाई दुनिया में होते हुए भी इसके पास नहीं था, लेकिन वो तो अपने हल्के खुदा से जा मिले थे। ये वक़्त बिल्कुल भी सही नहीं था इन्हें अयाम के बारे में बताने के लिए। इस वक़्त वो अपने भाई के गम में चूर थीं। इनके लिए यही परेशानी काफ़ी थी। अगर वो इन्हें अयाम के बारे में कुछ भी बताती तो न जाने इनका हाल क्या होता, और वो इन्हें बिना किसी भी परेशानी में डाले इन्हें हौसला देती रही। इसे यकीन था कि अम्मी जान जल्द ही वापस आ जाएंगी और इनके आते ही वो इन्हें सब कुछ बता देगी। यहाँ रहने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था और हो सकता था कि साद अपने मामू की आखिरी रसूमात के लिए वापस आए। अगर वो वापस आ गया तो वो इसे सब कुछ बता देगी। अब मज़ीद इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
तानिया को कमरे में दाखिल होते देख इसने अम्मी जान को दिलासा देते हुए फ़ोन बंद किया था। मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारे शोहर के मामू थे, ज़ाहिर सी बात है वो तुम्हारे लिए भी कुछ बहुत ख़ास मुकाम रखते थे। हीर, मुझे इनका बहुत अफ़सोस है। सर अयाम को तो जैसे ही खबर मिली वो फ़ौरन वहाँ के लिए निकल गए। थोड़ी देर पहले मेरे ख़्याल में तुम्हारे शोहर ने ही फ़ोन करके इन्हें बताया था। वो इसके पास बैठी इसे बता रही थी जबकि इसे अफ़सोस हो रहा था। वो न जाने कब से साथ को फ़ोन कर के हलकान हो रही थी और वो इसे कोई भी जवाब देने के बजाय अयाम को फ़ोन करके बता रहा था कि इसके मामू की वफ़ात हो चुकी है। कितना गैर ज़िम्मेदार शख़्स था ये, कि इसकी ज़िम्मेदारी थी वो जो इसके नाम पे बैठी थी, इसे अपनी बीवी की फ़िक्र नहीं थी। और वो अनजान शख़्स जो इसकी बीवी पर नज़र रखे हुए था, इसे सब कुछ वो बता गए। मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए या मुझे बताया क्यों नहीं कि वहाँ जाने वाले हैं? मुझे भी तो जाना था वहाँ। वो मेरे ससुराल के अहम फ़र्द थे। इस वक़्त मेरी सास को मेरी ज़रूरत है और वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो मुझे ये सब कुछ बताएँ? इन्हें सब कुछ पता चल ही गया था, तो मुझे भी बताना चाहिए था। अगर इत्तेफ़ाक से मुझे अम्मी का फ़ोन नहीं आता तो शायद मुझे तो ये बात कल सुबह तक पता चलती। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था अयाम पर। हालाँकि वो इस पर गुस्सा करने का किसी तरह का कोई हक़ नहीं रखती थी। शायद वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। मुझे तो यही लगता था कि तुम सो चुकी होगी। अभी मैं कमरे में आई तो तुम्हें जागते हुए पाकर यहाँ आ गई, तुम्हें बताने के लिए। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब कुछ तो लगा ही रहता है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। सर कह रहे थे कि जनाजा होते ही वो वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल में कल सुबह जनाजा कर दिया जाएगा और सर की वापसी होगी। इनकी गैर मौजूदगी में हमें रूही का ख्याल रखना होगा। मैं इसको लेकर आती हूँ, वो कमरे में अकेली सो रही है। सर ने मुझे मना कर रखा है रूही को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना। तो तुम जानती हो वो सर इसके मामले में कितना ज़्यादा पॉसेसिव हैं। मैं इसे लेकर आती हूँ। तुम भी सोने की तैयारी करो, अभी तो नहीं, लेकिन शायद सुबह इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो सुबह अपने बाप का चेहरा देखे बिना आंखें नहीं खोलती। वो इसे मुस्कुरा कर बताते बाहर चली गई थी, जबकि हीर बेड पर लेटी तानिया से वापस आने का इंतज़ार करने लगी। रूही के बाबा जानी किधर हैं? वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो इसे आवाज़ सुनाई दी। शायद वो खुद को अभी तक अपने कमरे में ही तसव्वुर कर रही थी। इसके अंदाज पर मुस्कुरा कर इसके पास आ गई थी। आपके बाबा जानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी दोस्त है जिसे आप आंखें खोल कर देख सकती हो। इसे आंखों पर हाथ रख के देखकर वो इसके पास ही बैठी इसके हाथों पर अपने हाथ रख चुकी थी। नहीं, रूही अपने बाबा जानी को देखकर आंखें खोलती है। बाबा जानी को नहीं, वो मासूमियत से बोली थी, लेकिन इसका अपने आप को मामा जानी कहकर बुलाना इसे बहुत अजीब लगा था। शायद ये कल रात की बातों का ही असर था। रूही, आप ऐसे नहीं बोल सकती, मैं आपकी चाची हूँ और आप मुझे चाची कहकर बुलाया करो। आपके बाबा ने मेरे बाबा जानी ने बोला है कि वो आपको मेरी मामा जानी बना देंगे, तो इस हिसाब से आप मेरी मामा जानी हुई ना। वो आंखों से हाथ हटाते इसे देखते हुए बोली। वो अपनी बात से पलटने को तैयार नहीं थी, जबकि हीर को अयाम पर गुस्सा आ रहा था। इस मासूम सी बच्ची के जहन में इसके बाप ने क्या डाल दिया था? नहीं, मैं आपकी मामा जानी नहीं हूँ और मैं नहीं जानती कि आपकी मम्मी जानी कहाँ हैं। मैं आपकी चाची हूँ और आप मुझे चाची कहकर ही बुलाया करो। आपके बाबा जान ने आपसे झूठ बोला है, इसने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की थी। झूठ तो सिर्फ गंदे लोग बोलते हैं और मेरे बाबा जान बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। रूही को इसकी बात बिल्कुल अच्छी न लगी थी। तब भी वो रूठे अंदाज में बोली, कोई इसके बाप को कुछ कह दे वो खामोशी से सुनती रहे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। इसके अंदाज पर एक लम्हे के लिए तो हीर भी परेशान हो गई। अरे बाबा, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आपके बाबा जानी ने झूठ बोला है। मैं तो कह रही हूँ कि आपके बाबा जानी को गलतफहमी हुई है और कुछ भी नहीं। और आप मुझे चाची ही कहकर बुलाया करो। वो इसे उठाकर रूम में ले जाने लगी थी, लेकिन रूही का मूड ऑफ हो गया था। वो खामोश हो गई थी। आज शायद वो अपने और हीर के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। इसे हीर चाहिए थी अपनी मामा जानी के रूप में। ये बात इसने इसकी शिद्दत से भरपूर अंदाज से समझी थी, लेकिन वो इसे किसी खुशफहमी में नहीं रहने देना चाहती थी। जो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता था, इस रिश्ते के लिए गलत बयानी करना एक इंतहाई बुरी बात थी और अयाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी घटिया और गलीज सोच को इसने अपनी बेटी के अंदर अंडेल दिया था, जो इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। रूही बेटा, प्लीज़ रोना बंद कर दो, आपके बाबा थोड़ी देर में आ जाएंगे। रूही ने थोड़ी देर के बाद ही रोना शुरू कर दिया था। वो अपने बाप के बिना अपनी कोई सुबह नहीं करती थी। वैसे तो थोड़ी देर पहले इसकी अयाम से बात हो गई थी, वीडियो कॉल पर इसने इससे बात की थी
اور रूही ने इसे कुछ बताया था। फ़ोन बंद होने के थोड़ी देर बाद ही इसने रोना शुरू कर दिया। वो आज हीर के पास भी नहीं जा रही थी। तानिया और हीर के साथ साथ सारे मुलाजम अलर्ट हुए इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अयाम के अलावा किसी से संभलती कहाँ थी। जनाजा 11 बजे के करीब था, तो यकीन हो चुका था अब तक अयाम निकल चुका होगा, लेकिन तब तक रूही को कौन संभालता। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुलाजमों के मुताबिक अयाम अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता था। सुबह वो इससे मिलकर जाता था और दिन में 2 या 3 मरतबा फ़ोन पर इससे बात करके इसकी खैरियत जानता था और ख़ुद इससे बात भी करता था, लेकिन आज ऐसा ना हो सका था। तानिया ने कहा था कि रास्ते में सर्विस का कोई मसला है, शायद इसीलिए सर ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। लेकिन फिर भी सुबह बात हुई थी अयाम की रूही से। रूही जो हर वक्त खेलती कूदती रहती थी, आज इसे अपने बाप के लिए इस तरह से रोते देखकर इसे बहुत बुरा लग रहा था। वो इस मासूम बच्ची को कैसे संभाले इसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो इसे अपने साथ लगाए दाएं बाएं घूम रही थी। रूही ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था। इसने दूध तक ना पिया। आज तक इसने किसी का इतनी शिद्दत से आने का इंतज़ार ना किया था जितना वो आज अयाम के आने का इंतज़ार कर रही थी। बस वो शख्स एक बार घर वापस आ जाए, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। रूही की आंसू इसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसने रूही को चुप करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसकी बात मानने को तैयार न थी। वो इसे सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसकी किसी बात को नहीं सुनना चाहती थी। इसके रोने की वजह इसे समझ नहीं आ रही थी जब अचानक गाड़ी आकर रुकी। यकीनन वो वापस आ चुका था। हीर रूही को उठाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ वो वापस आ चुका था। हीर रूही को उठाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि वो भी जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो रहा था। इसे देखते ही रूही इसके पास जाने को मचल उठी, जबकि वो भी तेज़ी से इसकी तरफ आता इसे अपनी बाहों में उठाए अपने साथ लगा चुका था। मेरा बच्चा, मेरी जान। इतना रो रहा था, क्या हो गया? इतने मोटे मोटे आंसू मेरी प्रिंसेस की आंखों में। वो इसकी दोनों आंखों को चूम कर अपने साथ लगाए हुए था, जबकि रूही को चुप देखकर वो पुरस्कून हो गई थी, लेकिन शायद दूसरा इंसान पुरस्कून नहीं था। वो इसे घूरते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। सब नौकर जो अपनी शामत का इंतज़ार कर रहे थे, खुद को बचाए इसे हीर की जानिब गुस्से से देखते परेशान हुए। तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं संभलती? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब बच्चा रोता है तो क्या करना चाहिए? मुसलसल कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? कुछ होश है तुम्हें? इस तरह से तुम बनोगी इसकी माँ? इस तरह से इसका ख्याल रखोगी? देखो हीर, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अपनी बेटी के मामले में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इसके आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ख़बरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी बेटी के सामने कोई भी उल्टी सीधी बात की। मेरी बेटी की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से हैं। क्या कहा था तुमने इसे सुबह बेड पर कि तुम इसकी माँ नहीं हो? वो गुस्से से घूरते हुए बोला, जबकि इसके सवाल पर वो बुखला कर इसे देखने लगी। तुम इसकी माँ हो और ये बात मैंने इसे बताई है। इसका बाप कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी बेटी के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से डालो कि तुम इसकी माँ हो और तुम्हें इसकी माँ बनकर ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी के सामने कोई भी बकवास की ना, तो इसकी आंखों में आंसू आने से पहले तुम्हारे जिस्म से रूह निकलेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई। सब कुछ पता है तुम्हें, बार बार दोहराऊंगा नहीं। मोहब्बत होगी है तुमसे। बहुत जल्द साथ का किस्सा ख़त्म करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अपने दिमाग से उल्टे सीधे खराफात निकाल दो। मेरी होने वाली बीवी हो तुम। इसे संभालो, इसका ख्याल रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुका हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी का भी। अपने आप को मेरे लिए तैयार कर लो। तुम पर, मेरी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। मामा जानी गंदी रूह ही सूसू करते इसके साथ लगी बोली थी। नहीं मेरी जान, वो गंदी नहीं है, बस अभी इसको पता नहीं है। हम बता देंगे ना इसे सब कुछ। वो इसे अपने साथ लगाए अंदर ले गया, जबकि हीर को अब समझ में आया था कि रूही क्यों रो रही थी।